welcome to this very special conversation. मेरे साथ इस वक्त मिनिस्टर यहाँ पर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो कि बहुत सारे पोर्टफोलियोज देखते हैं, चाहे आप बात करिए अर्बन डेवलपमेंट की, आप बात करें एविएशन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पुरी. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. थैंक यू फॉर योर टाइम इन दिस बिजी शेड्यूल. सर, पार्लियामेंट चल रही है. मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले आपसे, क्योंकि बजट ने जिस तरह से इंडिया को फोरफ्रंट पे रखा है, the world is looking at India now in a very positive way. I think हमने जो एक bold progressive approach रखी है to say that growth is important for us at this point in time, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आई. Markets are giving it a thumbs up. Record highs पे markets हैं इस वक्त. बहुत buoyancy है, बहुत confidence है. सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, यही बॉयंसी से के साथ हम पूरा साल निकालेंगे? तो जो कंसर्न्स आ रहे हैं, छोटे मोटी दिक्कतें आएंगी, क्या वी आर रेडी टू फेस ऑल ऑफ देम स्ट्रांगली? सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. लेट मी यूज योर वर्ड्स. द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया. जी, उसके कई कारण हैं. देखिए, महामारी के कारण जो डेवस्टेशन होने जा रही थी, सबसे बड़ा चैलेंज 2020 के शुरू में ये था कि कैसे अपने आप को हम रीऑर्गेनाइज करें. ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू मस्ट नो हाउ टू टेक द मेजर्स रिक्वायर्ड. कैसे लॉकडाउन होगा. तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और जो मार्च 2020 की आखिर में जो हमारा लॉकडाउन ऑर्डर हुआ, इट वाज कॉम्प्रिहेंसिव, इफेक्टिव, और उससे हमें जो समय मिला हम अपने हेल्थ केयर को सुधारने के लिए. ठीक है, हम ना पीपीज बनाते थे, ना हम मास्क बनाते थे, ना हम वेंटिलेटर्स बनाते थे. वी वर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. ये तो बिल्कुल स्पष्ट है. तो जब विश्व भर में महामारी फैली और there was need for hydroxychloroquine, there was need for other medicine, we not only ramped up our production, we became suppliers to the world. जी. पर उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण डिसीजन होता है वो होता है कि कैन यू मेंटेन अ लॉकडाउन. तो चॉइस आपके पास ये होती है, लाइफ और लाइवलीहुड. जी हाँ. तो लॉकडाउन कॉम्प्रिहेंसिव था, काफी अरसा रहा. पहले क्वार्टर में हमारी जो इकोनॉमी है, जीडीपी declined by nearly 23.9% because there was no activity. Uske baad, and this is where the brilliance lies, I think the Prime Minister got the timing totally right and he got the modalities right. Uske baad, the calibrated opening began. जी हाँ. और calibrated opening को लेके हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए. अच्छा, दूसरा, the next biggest challenge was vaccine. Today, मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व भर में कितने 193 कंट्रीज आर देयर, एटलीस्ट यूएन में. वी आर वन ऑफ द 5 कंट्रीज विच हैज इट्स ओन इंडिजिनियसली डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन. 2 तो हैं और 3 और एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से 2 शायद इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए. दे आर प्रीटी एडवांस एंड दैट इमरजेंसी ऑथराइजेशन कुड कम एनी टाइम. बिल्कुल. स्वाति जी, माई व्यू इज दैट इन अ फ्यू वीक्स टाइम, उससे भी कम, there will be more vaccine available in India than there will be people wanting to be vaccinated. Okay. और सिर्फ हमने अपने के लिए नहीं, अपने दुनिया भर में आप सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन. मैत्री. ओके. और जैसे पैंडेमिक के दौरान, why are people, I mean, they may not say that to you on your face. देखो, India's rise also produces a problem. It produces, because the geopolitics is changing. बिल्कुल. India was able to transport 947 tons of medicines, medical equipment. अच्छा, हमारे जो कहा जाता है कि हमारे भारतीय, I would say Indian origin people, जी हाँ, बाहर जिसको डायस्पोरा कहता है, I don't think it's a good term, कोई 25 मिलियन होने चाहिए. जी हाँ. वंदे भारत की फ्लाइट्स के दौरान यू ब्रॉट बैक 55 लाख. जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जयशंकर जी मुझसे कह रहे थे कि हमें लोगों को लाना है, वो प्रधानमंत्री जी से बात करने जा रहे थे. मैंने कितने लाने हो गए? कह रहे 1.9 लाख. मैडम, अब 55 लाख ले आए ऑलरेडी, एंड दिस इज एज वी स्पीक, द इवैक्यूएशन और रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स आर इन प्रोग्रेस. बिल्कुल. बात करनी है अब एविएशन सेक्टर पर, और जिस तरह से आपने वंदे भारत की बात की, ऑफ कोर्स दैट इज कमेंडेबल. नाउ एज वी आर कमिंग आउट ऑफ कोविड और हम बात कर रहे हैं
ऑलमोस्ट पोस्ट कोविड पे हम हैं, बैठे हैं, 80% है इस वक्त आपकी जो आपने डोमेस्टिक। जी, ये आप कब तक देख रहे हैं फुल फ्लेजेड हो जाएगी? किस बात की अभी आप प्रिकॉशंस अभी भी ले रहे हैं जो when do you think we can fully operate and we'll be back to pre-COVID levels, sir? Okay, I like your optimism. We are almost over COVID, or you said that post-COVID. Post-COVID. Look, we are not at post-COVID yet. Okay. We are not at post-COVID yet. Domestic civil aviation is a success story. हमने मार्च के एंड में, आई थिंक 23 या 25 मार्च के आसपास सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रोक दी थी, 25 मई को खोली थी जी। अभी कल का जो फिगर है, आज का थोड़ा लोअर है, कल का फिगर कोई था 287,000, विच इज द हाईएस्ट फिगर। मैंने हमेशा ये कहा था कि अगर जब 3-3.5 लाख तक हम पहुंच जाएंगे, आई वुड बी रेडी टू से, जब 3 या 3.5 लाख पैसेंजर्स एक दिन में होंगे, आई वुड बी रेडी टू से वी आर एट प्री कोविड। वी आर ऑलमोस्ट देयर, almost there. 2.87, 3. No, 2.87 one day. Today it's to 2.67. नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, आपने 3.5 तक का अंदाजा रखा है। 3-3.5 हो जाए, we are close. We are very close to it. But close का मतलब ये है ना, you don't want a seasonal factor or you want a daily occurrence. अगर 5-6 दिन मेरे को आप 3 लाख और 3.5 लाख के बीच में फिगर दे दे consistently, I will say we are out of it almost. Okay. But I would still want to maintain the SOPs. Okay. देखिए शुरू में क्या थी, जब हमने वी ओपन वंदे भारत फ्लाइट्स एंड डोमेस्टिक सिविल एविएशन, तो हमारे खिलाफ जो थे लोग, हमारे खिलाफ आप कुछ भी करना चाहें, आप सेंट्रल विस्टा बनाना चाहें, वहां पे लोग तकलीफ होगी उनको, आप एयर ट्रैफिक खोलना चाहें, मेरे खिलाफ किसी ने क्रिमिनल केस फाइल कर दिया था बिहार में, क्यों? दैट आई अलाउड इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू कम इन एंड दैट आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरस हैविंग कम इन। Now, I can tell you, my expectation is today, in about 20 days' time, we will be at that figure. But fingers crossed, etc. ये तो domestic हो गया जी। और कब हम इसको पूरा करेंगे? समर स्केड्यूल जो है वो 1 अप्रैल से चालू होता है जी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जब समर स्केड्यूल हम लोग अनाउंस करें, उसको मैं चाहूंगा, आई एम नॉट मेकिंग एन अनाउंसमेंट, दैट वुड बी एन इंटेंट, इट शुड बी ऑन फुल प्री कोविड लेवल. That means 100% flights, no other restrictions, etc. And let the airlines determine. Lovely. But that is what I would like to do. Okay. But it's not me alone who makes the decision. We will look at the figure. Let's say UK mein, when a new variant of the virus was discovered, we reduced the flights to 50%. We had to close them for 1 week, reduced it. International traffic will begin when we have a better understanding of the behavior of the virus. And entry restrictions. Okay, तो आप कह रहे हैं अप्रैल तक उम्मीद कर रहे हैं that हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा we are expecting, तो full schedule domestic civil aviation हो जाए तो that will be great. Okay, all right. Sir, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे oil prices and that is now little bit inching ahead. 1 साल के हाई पर हम $60 per barrel भी क्रॉस कर चुके हैं. So that of course becomes a big problem for the airlines and especially at a time जब वो already COVID के challenge से झेल रहे हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ ATF की जो बात है हमेशा से करी जा रही है, स्टेट्स इसको उठाएं, यहाँ पर कितना फोकस और कितनी बहुत जल्दी? फोकस बहुत है. अच्छा. देखिए मैं बताऊं, जब पहले तो ऑल दिस थिंग्स आर लिंक्ड. आपकी जो स्टॉक मार्केट है जी, बजट से पहले लोगों को चिंता थी और जो हमारे थे कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, तो स्टॉक मार्केट डिड अ सेल्फ करेक्शन, इट वाज डाउन टू 48 or so. Yesterday's figure I saw, it was 51,000 plus. Again today's very high. So the point I'm making is that when there is economic activity, that has its own consequences. So if there is more production, more economic activity, oil prices will obviously go up. Look, we are trying to help in many ways. I would like a comprehensive solution. Ji. But you must realize that petrol, GST, okay, state governments are involved. बिल्कुल. स्टेट गवर्नमेंट दे डोंट वांट टू गेट, अब जैसे आप पेट्रोल और ATF की बात करती हैं, उसमें आप ये देखिए इसमें कंपोनेंट टैक्स का कितना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है. अच्छा, वो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ जब लोग बात करते हैं तो वो ये कहते हैं भाई आप मेरे पे नाराज होने, अब देखिए तो सही आपका टैक्स कंपोनेंट स्टेट्स का कितना है इसमें. देखिए इट इज नाउ, दिस इज अ गवर्नमेंट जो अच्छे तरीके से फोकस करके वी फाइंड सॉल्यूशंस. So I'm sure as economic activity opens up, because you've gone
I mean, there is a threefold increase in the ATF. So there are ways we have of helping them, and we are trying to work that out. Okay. तो यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम हो रहा है स्टेट एंड सेंटर का, उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर रिलीफ जल्द आने की बात है. डिसइन्वेस्टमेंट सर, आई थिंक दैट हॉग द लाइमलाइट. और एयर इंडिया की जो डिसइन्वेस्टमेंट चलती आ रही है, कोविड ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शनल ईयर रहा, पर इस साल अब बहुत कॉन्फिडेंटली वापस हम कह रहे हैं कि हो जाएगा इस साल. क्या सर कैसे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस तरीके की? नहीं, उसमें उसके कई कारण हैं. कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है जी. पहले जो डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश की गई, प्रयत्न किया गया, दैट वाज नॉट होल हार्टेड. I mean, you wanted to retain 26%. Okay? You were not clear. This time we are clear 100%. The number one, it will be on enterprise value. And we have tried to sweeten the deal in the sense that make it more attractive. You know, when I became a minister, मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2017 की, मैंने पहला सवाल ये पूछा, मैंने कहा आप जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप put yourself in the shoes of the buyer. Correct. ठीक है? He is not going to acquire your asset just for him to take over your headaches. He is going to acquire it because as a professional he would want to turn it around, and he would also want to then make profits. Make profit. Obviously, this is not altruism. This is a hardcore business. So मुझे उम्मीद है कि in another few days the prospective bidders would have been informed, maybe starting today or so. They would have been informed as to why somebody's bid has been rejected, if at all. There will be multiple bidders. They will be informed that their bids have been either rejected or accepted. Then I think starting very soon they'll be given a 3 months time to look at the books of Air India. Due diligence. And we will get a chance to do due diligence on them. Okay. तो अब आप कह रहे हैं कि सब time bound manner में. It's going in a time bound manner. So let's say March, April, May. If those are the 3 months, let's say hypothetically, then you're looking at a completion of the process during the second quarter of the year. Okay, completion of process in second quarter of this financial year. ये बात करें तो मतलब Air India privatized हो जाएगी second quarter of FY22. Is that what you're saying? That's what I'm saying, exactly. Okay, all right. तो ये चीज़ market बहुत excited होकर देख रही है, but good participation है सर लोगों का. Well, I can tell you the term that the transaction advisor. By the way, as civil aviation minister, I'm not even supposed to know who's bid, and I'm not supposed, and I don't know actually. All I will go by is that the statement made by the transaction advisor, which was also put in the press, was that there were multiple bids. The multiple का मायना तो वही होगा. There are several bids. Yeah. Okay, so there are many people who are interested. All right, sir. मैं ये जानना चाह रही हूँ Jet Air कब resume कर पाएगी operations वहाँ पर? उसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है. मैंने ये सुना है और मुझे मिलने भी आए थे कि there is a prospective bidder and the process is before the NCLT. So I'm sure they are working out. हमारे पास भी ये सवाल आया था उनके slots जो थे Jet Airways के etc. So that's going on in parallel. क्योंकि अब now we are coming out of COVID और वो वंदे भारत की जो बात थी वो कहीं तक now that will not आपको बिजी उस चीज में नहीं रख के now you'll come back to your उड़ान स्कीम, connectivity, airports privatization. मैं जानना चाहूंगी FY22 में उस डायरेक्शन में सरकार क्या प्लान्स कर रही है? एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस तो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन तो अभी चल रही है. देखिए, we have the airports authority has at about 137 airports or so. 100 new are being built. There are 56 Udan airports. We are trying to raise that 56 to 100. We are building greenfield airports. Okay. मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हमने 6 एयरपोर्ट्स का तो ऑलरेडी फाइनलाइज कर दिया. 6 प्लस मे बी 6 मोर अभी होगा. मुझे जो लग रहा है कि 2021 FY the revival will be full swing as domestic civil aviation is already showing sign, but 22 will be very robust, very, very marked. In fact, I have been saying to all my professional contacts कि अभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जहाज ज़्यादा हैं, okay, and you don't have demand. I think in 2022 you'll have the other feeling that you will be short of this thing. Okay. Look, civil aviation is a critical driver of growth in India. We are now, आज हम third largest domestic civil aviation market है, but कुछ ही देर में हम globally third largest market बन जाएंगे. तो United States और China है. You see, United States is a $18-20 trillion economy. China $12 trillion economy है.
हम अभी प्री कोविड हम 5.5-11% आपकी ग्रोथ हुई 2-3 साल में, वैसे ही पहुंच जाएंगे आप। तो 5 ट्रिलियन, देखिए ऐसा होता है नॉर्मली जीडीपी शुड डबल एवरी 5 years, बट आवर सिविल एविएशन पेनिट्रेशन रेट इज लो, 7% है। इसका मतलब आवर ग्रोथ विल बी फास्टर, बिकॉज अगर आपको चॉइस हो बिटवीन स्पेंडिंग 4,000 रुपीज ट्रैवलिंग बाय एयर दिल्ली टू मुंबई and 3,000 by rail, I think the choice is made up for you. Yeah, time exactly. So we are getting in that direction. Okay, so Udan scheme is on track. Airport privatization, Udan scheme is on track. Means it's fantastic when you look at two things. उड़ान की शुरुआत ही 2017 में हुई थी। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उड़े देश का आम नागरिक, देखिए कमाल की बात है। हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की, हमने कोई 760 रूट्स अवार्ड किए, उसमें 311 तो ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, और कुछ जो नहीं ऑपरेशनलाइज हुए हैं। इसका कारण क्या है? द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट रेडी और समथिंग, बट द वेरी फैक्ट दैट यू गॉट 311 रूट्स, एंड बिलीव मी इट हैज अ सिवियर इम्पैक्ट। अभी जो हाल में हमने पटना बिहार में दरभंगा, और वी आर स्टार्टिंग बिलासपुर ऑन द 1st of March. आई वाज इन छत्तीसगढ़ 2 days ago. It makes more news than anything else. सर मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, बरेली का भी आई थिंक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोर्ड लगा दिया है. Is that also on track? Lots of, as I said, there are 100 airports being built. I don't remember each one offhand. Sure. Okay. No, that is my hometown, okay. So which is why. All right. Urban development, and I think वहाँ पर बड़ा फोकस, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रियल एस्टेट, जो कि एक डाउन एंड बड़े बुरे वक्त से गुजरा। वो जो क्रेडाई और नरेटको वाले हैं, बुरे वक्त से गुजरा। हाँ, और गुरा। अभी पता क्या कहते हैं? दिस इज द बेस्ट दिवाली वी हैड इन 20 years. तो मैंने उनको बोला आप ज्यादा जोर से मत बोलिए, कुछ अभी हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, मैंने कहा वहाँ पे अब थोड़ी कसर है, अभी हमें और काम करना है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, जो जिस तरह से पुश और थ्रस्ट दे रहे हैं हम अर्बन डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, इंडिया की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात है, वहाँ अब किस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? व्हाट इज गोइंग टू बी द की चेंज, एंड जो हम बात करेंगे अगले 3-4 साल में? इसमें द फैक्ट्स आर स्टेयरिंग यू इन द फेस जी। कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, देयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द अर्बन स्पेस मिला के उनकी सारी जो योजनाएं थी 1,57,000 करोड़ था। 1,57,000। हमारे 6 साल में मोदी जी की सरकार में 11 लाख करोड़ के बाद 6 गुना ज़्यादा है। नंबर 1। प्रधानमंत्री आवास योजना डिमांड असेसमेंट की थी 1 करोड़ 12 लाख चाहिए, 1 करोड़ 11 लाख सैंक्शन हो गए, 42 लाख ऑलरेडी लाभार्थियों को मिल गए आवास, 70-72 लाख आर इन द प्रोसेस बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, एवरी इंडियन विल हैव अ हाउस, टाइटल इन द नेम ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, बट जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो आके बड़े शहरों में काम के लिए आते हैं, माइग्रेंट लेबर, उनके लिए वी स्टार्टेड अ न्यू स्कीम कॉल्ड दी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। उसमें भी दबा के काम हो रहा है। फिर जो शहरों में अदर माइग्रेंट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, स्वानिधि स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए वी हैव डन अ स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो दबा के काम हो रहा है। सो अब दिल्ली के बारे में बता दूं, दिल्ली की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार थी कोई 1.6 करोड़ जी। इस साल सेंसस होना है, मुझे लगता है 2 करोड़ से अधिक होगी आबादी। इस 2 करोड़ में से 1.35 करोड़ आर पीपल हु विल गेट न्यू होम्स। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइजेशन, जहां झुग्गी वहीं मकान, लैंड पूलिंग। सो दिस इज वर्क गोइंग ऑन अ रैपिड स्केल। बिल्कुल, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया था सर, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू लैंड, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एंड सो ऑन। तो ये दो जो बड़े मुद्दे थे, इनको एड्रेस करना बहुत चैलेंजिंग था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे लैंड बैंक पॉलिसी सरकार बना रही है टू वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सोशल अभी हमें बहुत कुछ काम करना है। देखिए, लैंड बैंक इज वन थिंग, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट ना। So what can you do? You can theoretically you can put it on a portal, you can do who what, but we're doing it all the time. Under my ministry we have 2 land owning agencies, DDA and LNDO. पहले तो हमने कहा कि all land records should be digitized. Number 1. Number 2, there should be no interface. अगर मान लीजिए आपके पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी है कहीं, आप उसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट, व्हाई शुड यू हैव टू गो एंड कन्विंस समबडी, पुट द योर एप्लीकेशन ऑनलाइन,
put all the stuff online. Transparency. It should be transparent. Of course, I often get people, chartered accountants and others telling me नहीं सर वो ह्यूमन इंटरफेस होना चाहिए. मैंने कहा पहले ज़्यादा हो गया था, इसलिए तो हमको कम करना पड़ा. नहीं, और ज़रूरी है. आई थिंक जितना जिसका सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा है फॉर अ कॉमन पर्सन. सर फाइनली मैं ये जानना चाहूँगी, FY22 अब जो सरकार के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भारत के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाइना +1 बनकर हमने उभर के आ रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, यहाँ हम आएँ और निवेश करें. क्या आप कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड हम ये तो देख रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं, बट रियली जो एक प्राइवेट कॉर्पोरेट है, बड़ी निवेशक हैं, भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एकदम 100% कन्विंस्ड है कि यहाँ से अब हम ग्रोथ. देखिए ये सवाल हमें अपने आप से नहीं करना चाहिए. ठीक है, हमें अपने आप से नहीं करना चाहिए. आपको ये सवाल करने होंगे टू दोज हु आर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. आपकी मीटिंग्स होती हैं सर, वो क्या कहते हैं? सुन लीजिए, आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव इंडियाज पोटेंशियल इज इनॉर्मस. आई एम ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बहुत दुनिया भर में इंडस्ट्री एक जगह से उठ के रीलोकेट हो रही है, बट हमें उसमें अभी और मेहनत करनी होगी. देखिए, हमारे यहाँ पॉलिसी इंड्यूस्ड जो चेंज है वो तो अच्छी है, पर हर एक नीति को आपको इंप्लीमेंट करना होगा. और इंप्लीमेंटेशन में जो ह्यूमन इंटरफेस आता है, मैं पॉलिसी जो वर्ग लेके चलूं, पर मेरी जब आपसे मुलाकात हो, एंड इफ आई गिव यू बैड वाइब्स, आई गिव यू बैड वाइब्स कैन बी बिकॉज ऑफ नंबर. तो बहुत सुधार आया है, बट आई एम वन ऑफ दोज, यू नो, बिकॉज आई हैव आल्सो लिव्ड 39 years and I've been in a profession where I've been outside. So look at India from the outside. Let's say you are in New York, which was my last posting. You're looking at the world down, Latin America, Africa, Asia, okay, the Pacific. How many countries have the kind of story that India has? True. No, I'm just talking about, seriously, skilled manpower. Demographics. But if you are not able to skill your population, if you are not able to provide a cutting edge education, okay, education हम रहे हैं, etc. We have always had an educated population, in some states very high education, but you still have a lag. Plus the world is changing at a rapid scale. Now when you talk about startups, I'm immensely pleased when I hear about claims that we make sometimes that we have the 7th highest unicorns in the world. Hold on, we do. But the idea is to develop that ecosystem and develop and take it in the urban space. You know, we introduced a scheme, it's a very relatively unknown scheme called TULIP. TULIP. What TULIP means is the Urban Learning Internship Program. अब मान लीजिए आपके हजारों इंजीनियर्स हर साल कॉलेजेस से ग्रेजुएट करते हैं. बिल्कुल. आप कहते हैं नौकरियां नहीं है. हमारा अर्बन स्पेस बढ़ ही जा रहा है. You know, because urban local bodies, they raise their own finances through municipal bond. तो हम लोगों ने सोचा ये क्यों ना करें, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उनको अर्बन लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जाए. उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ये भी ग्रो करेंगे. देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज विल बी द बैकबोन ऑफ योर इकोनॉमी, जस्ट एज MSMEs विल बी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. जब आज़ादी मिली और हमने आज़ादी पाई, 17% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इन अर्बन स्पेस. Now in 2030 it will be 30%. 2040 it will be 40%. You know what 30% of our population mean? 600 million. 60 करोड़ लोग रहेंगे. तो 60 करोड़ लोग अगर अर्बन एरिया में रहेंगे तो अर्बन लोकल बॉडी will determine whether you and I have a safe home. बिल्कुल. And what are the civic amenities? That is the narrative. That is the narrative and that is the work you're doing, sir. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. एक पिक्चर हमें जो आपने बताई, किस तरह से सरकार का फोकस है, चाहे अर्बन डेवलपमेंट की तरफ हो, एविएशन, और ओवरऑल एज इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पुरी. ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. थैंक यू.